हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन रजत अकेडमी। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ की सीरीज नंबर 32। ओके, जहाँ पे हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इस सीरीज़ में आपके कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, 50 क्वेश्चन इस सीरीज़ में रहेंगे आपके। ओके, और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रजत अकेडमी को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने राइबोसोम की खोज की थी। राइबोसोम की खोज किसने की थी? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तारक काय की खोज किसने की थी? तारक काय की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोवेरी ने। बोवेरी ने तारक काय की खोज की थी। बोवेरी ने तारक काय की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजन किस प्रकार का होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजन किस प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूकैरियोटिक कोशिका में विभाजन किस तरह का होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा विभाजन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा विभाजन किस में होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी बोलते हैं। ओके, कोशिका का पावर हाउस। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की। प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की कोशिका भित्ति बनती है किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं सॉन ने किया था। स्लाइडेन एवं सॉन ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है हमारी? क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया था? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोशिका के अध्ययन को विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान बोला जाता है। कोशिका विज्ञान बोला जाता है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को कोशिका विज्ञान बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सी है? तो कोशिका। सेल हमारी जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को कहा जाता है। जीवन का जो भौतिक आधार होता है वो किसको बोलते हैं हम लोग? जीव द्रव्य को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीव द्रव्य का नामकरण किसने और कब किया था? तो जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में किया था। पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में जीव द्रव्य का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है और ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम किस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है? तो द्विनाम पद्धति जो डबल नेम सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रत्येक जीवधारी है उसका जो नाम होता है किन 2 शब्दों से मिलकर बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जीवों की 2 नाम पद्धति किसने प्रचलित किया था? तो जीवों की 2 नाम जो पद्धति है किसने प्रचलित की थी? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने जीवों की 2 नाम पद्धति प्रचलित की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्गीकी
का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वर्गीकी का जन्मदाता किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूग्लिना क्या है? तो यूग्लिना क्या है? एक कोशिकीय जीव होता है। यूग्लिना क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तंतु में जीवाणु। तंतु में जीवाणु किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो तंतु में जीवाणु मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। मोनेरा, तंतु में जीवाणु जो होते हैं वो किस जगत के अंतर्गत आते हैं? मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता लीनियस को कहा जाता है। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, लीनियस ने अपनी किस पुस्तक में संपूर्ण जीवधारियों को 2 भागों में विभाजित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है सिस्टम नेचर। सिस्टम नेचर नाम की एक पुस्तक है जो किसने लिखी थी? लीनियस ने लिखी थी। ओके, और जिसमें जीवधारियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? पादप जगत और जंतु जगत। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं हम लोग? जीव विज्ञान का जनक हम लोग अरस्तु को बोलते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है? तो जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की एक शाखा है जीव विज्ञान, उसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? टेंसले ने। टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी सिस्टम की संकल्पना दी थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से मेंडल ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था? तो मेंडल ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था? उपयुक्त तो सभी, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपविभजन का नियम, ये तीनों नियम मेंडल ने प्रतिपादित किए थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, मेंडल ने कितने नियम का प्रतिपादन किया था? तो मेंडल ने कितने नियम का प्रतिपादन किया था? ये हम लोगों ने देखा है हमने लास्ट क्वेश्चन में। तो 3 नियम का प्रतिपादन किया था, प्रभाविता का नियम, ओके, और पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्वेश्चन नंबर 28 है, मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए किस लक्षण वाले पौधे के बीच क्रॉस करवाया था? तो जो संकरीय क्रॉस के लिए मेंडल ने किस पौधे पर परीक्षण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबे एवं बौने 2 पौधों के बीच। लंबे एवं बौने 2 पौधों के बीच क्रॉस करवाया था। किसके लिए? एक संकरीय क्रॉस के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। मटर के पौधे का चुनाव किया था किसने? आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? तो जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को जीनोटाइप बोला जाता है। जीनोटाइप बोला जाता है किसको? जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को। क्वेश्चन नंबर 31 है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया था। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स जो नाम था किसने उपयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू वाटसन। डब्ल्यू वाटसन ने सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। कब? 1905 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, आनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। आनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्वेश्चन नंबर 34 है, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने और कब देखा था? तो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम बिरचाऊ ने देखा था 1855 ईस्वी में। बिरचाऊ ने सर्वप्रथम कोशिका विभाजन को देखा था। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? ये हम लोग को बताना है क्वेश्चन नंबर 36 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 37 है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल
किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, डीएनए में उपस्थित स्रार कितने प्रकार का होता है? तो डीएनए में उपस्थित स्रार जो होता है 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? तो वंशागति का वाहक गुणसूत्रों को, क्रोमोसोम को कहा जाता है। और मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी पेयर पाए जाते हैं क्रोमोसोम के, और टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं मैट्रिक्स में जो होते हैं दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमिनोमेटा। क्रोमिनोमेटा उसको बोला जाता है। किसको? जो दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र जो होते हैं, धागे जो लिपटे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोनिमेटा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, चिंपांजी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो चिंपांजी में 24 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। चिंपांजी में 24 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ी मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पादप कोशिका की रसोई किसे कहते हैं? तो पादप कोशिका की रसोई हरित लवण को कहते हैं। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? ठीक है, सुसाइड आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली लाइसोसोम को बोला जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम डी डूबे ने सर्वप्रथम लाइसोसोम की खोज की थी, जिसको आत्मघाती थैली भी हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, गोल्जिकाएं सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जिकाएं सूक्ष्म नलिकाओं की समूह थैलियों की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसको कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ओके, इसी तरह मैं आपके लिए बायोलॉजी की नेक्स्ट सीरीज भी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, और हमारे चैनल रजत एकेडमी को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम।